हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस जो कि एनसीईआरटी का है और यह 8 क्लास का है और उसके हम लोग 6 चैप्टर को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और उसका नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, यानी कि कॉम्बुशन एंड फ्लेम। हम लोग इसको पढ़ेंगे, दहन क्या है, ज्वाला क्या है, इसको बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है दहन और क्या है ज्वाला। तो सबसे पहला ही हमारा बिंदु है, यानी पहला ही टॉपिक है कि दहन क्या है। ठीक है, व्हाट इज कंबुशन। तो अब देखते हैं कि ये आप 7 क्लास में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करना है आपको। ये आपने देखा है कि उसमें मैग्नीशियम का कैसे दहन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से मैग्नीशियम का दहन होता है और उसमें हमें क्या मिलता है, उसके दहन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जल करके बनता है और ऊष्मा और प्रकाश वो उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से दहन हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। ठीक है, कास्ट कोयला जो है वह वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा, और उसके साथ साथ हमें प्रकाश भी मिलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या है दहन। ठीक है, यानी कि कॉम्बुशन हम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक प्रक्रम। ठीक है, वह रासायनिक प्रक्रम यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वह दहन कहलाता है। ठीक है, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है, यानी कि कंबुशन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। यह क्या कहलाता है, दाह्य कहलाता है, यानी कि कॉम्बुशिबल कहलाता है। अब इस प्रकार देखते हैं कि इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दाह्य होता है यह ईंधन इसको कहते हैं, ये ईंधन भी कहलाता है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन 3 फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में यह हो सकता है। देखते हैं कि कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न होती है। अब ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। ये सभी क्या है, एक दाह्य पदार्थ है, यानी कि ये कम्युनिकेबल फ्यूल है, इनको कह सकते हैं कम्युनिकेबल, आपको ये सब्सटेंस कह सकते हैं आप। ये एक तरह से फ्यूल ही है। ठीक है, फ्यूल है ये। और अब देखते हैं कि क्या इनका जो दहन होता है वह बिना ऑक्सीजन के संभव है। जो दहन है वह बिना ऑक्सीजन के संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए परीक्षण करके देख लेते हैं इस क्रियाकलाप के माध्यम से। देखते हैं कि एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि आप वायु की चिमनी में प्रवेश करें। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। इस तरह से आपको लकड़ी के गुटके पे रखना है कि इसमें हवा जाती रहे। ठीक है, हवा प्रवेश होता रहे, वायु का प्रवेश होता रहे। अब क्या करना है कि इसमें आपको ए में देखना है। फिर अब ज्वाला देखिए, ज्वाला को क्या होता है, ये जो आप इसकी जो ज्वाला है मोमबत्ती की, इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पुनः अब हम देखते हैं कि लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। ठीक है, अब लकड़ी के जो गुटके हैं उनको हटा करके चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। अब पुनः इसको देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ठीक है, पहले तो ऊपर से खुली हुई है वो, और फिर उस पर क्या कहा जा रहा है कि अब उस पर चिमनी रख दीजिए। पहले क्या होता है, पहले वाले में कि ये इधर से भी हवा नीचे से जा रही है गुटके की सहायता से, ये ऊपर भी खुला हुआ है। अब क्या है कि नीचे नहीं खुला है, सिर्फ ऊपर खुला है। ठीक है, अब तीसरे में क्या कहा जा रहा है कि आप नीचे से तो बंद कर ही दीजिए, ऊपर एक गत्ता या कोई और प्लेट वगैरह रख दीजिए। ठीक है, जिससे कि वायु इसमें ना आ सके। अब आप क्या देखते हैं भाई, ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थिति में क्या होता है, तीनों स्थिति में हम क्या देख पाते हैं। तो आप यह देखेंगे कि जो पहली स्थिति है इसमें लौ एकदम सीधी जल रही है, फिर दूसरी स्थिति में थोड़ी हिलती डुलती आपको जलती हुई दिखाई देगी, फिर तीसरी स्थिति में आप देखेंगे कि अब पूरा का पूरा ये पूरी मोमबत्ती बुझ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिवर्तन इसमें होते हैं। यह वायु की अनुपस्थिति को दर्शाता है कि वायु की अनुपस्थिति में इस तरह से ज्वलन हो सकता है। क्या ज्वाला जो है कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती हुई और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है, क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। अब आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं इसको आपको बताना है। हम पाते हैं, ठीक है, हम क्या पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। ठीक है, अवस्था 1 में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अथवा बी में आप क्या देखते हैं
जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है अब और धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अवस्था जो तीन है, मतलब स्टेज 3 जो है, उसमें ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, उसमें वायु जाती नहीं है, प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इस तरह से आप ये परिवर्तन देखेंगे। अब क्या देखते हैं कि सूर्य में ऊष्मा, ठीक है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में चलकर पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और सूर्य इन दोनों में से किस अभिक्रिया के द्वारा हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि आप तो देख लिए कि दहन कैसे होता है, वो वायु के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर यह कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जो है वह जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। इस बॉक्स को देखते हैं हम लोग। माचिस जो हम जलाते हैं अपने घरों में अमूमन आप देखते होंगे, वह 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। ठीक है, क्या उपयोग किए जाते थे, मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। ठीक है, अब आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। यह कितना वर्ष पूर्व हुआ था, 200 वर्ष पूर्व हुआ था। अब क्या देखते हैं कि एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का जो मिश्रण होता है उसको आप गोंद बनाकर या आप लुगदी के रूप में बना करके इसे उचित लकड़ी में लगाया जाता है, उसका तिल्ली इस तरह से बनाया जाता है। अब जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस जो होता है वह प्रज्वलित हो उठता है। क्या होता है, वह प्रज्वलित हो उठता है, यानी कि जल उठता है। अब हम देखते हैं कि क्या इस तरह से बिना रगड़े या आप जला सकते हैं उसको बिना घर्षण, इसलिए हमें क्या है कि घर्षण की भी जरूरत होती है। घर्षण अवरोध तो उत्पन्न करता है, लेकिन अगर घर्षण हमारे जीवन से खत्म हो जाता है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वह खत्म हो जाता है, तो हमारा जीवन का भी कल्पना असंभव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन में घर्षण का भी बहुत महत्व है, फ्रिक्शन का भी बहुत महत्व है। अब हम देखते हैं कि माचिस, इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। ठीक है, जब आप रगड़ते थे तो उससे क्या होता था, माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु जो श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों को, माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। जो श्वेत फास्फोरस है वो उस फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे और जो इसका यूज़ भी करते थे, उन दोनों के लिए यह खतरनाक सिद्ध हुआ। अब आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। ठीक है, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस अब उससे हटा लिया गया। अब क्या होता है, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक है, पहले इसके साथ साथ श्वेत फास्फोरस को भी लगाया जाता था। अब रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है, यानी कि उसमें फ्रिक्शन पैदा करने के लिए अब हम लोग क्या यूज करते हैं, कांच यूज करते हैं, कांच का पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, चूर्णित कांच यानी कि कांच का पाउडर यूज करते हैं और थोड़ा सा लाल फास्फोरस यूज करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, कम खतरनाक होता है। मतलब पहले जो श्वेत फास्फोरस लगाया जाता था वह ज़्यादा खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या रिएक्शन देखते हैं कि जो लाल फास्फोरस है वह क्या करता है कि श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है जब रगड़ा जाता है तो। ठीक है, और यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इन तीनों का इसमें अलग अलग रोल है। माचिस में आप जो देखते हैं कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम
और आप लाल फास्फोरस जो देखते हैं इसमें तीनों का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। अब लाल फास्फोरस को आप देखते हैं तो वो तो मिलाया जाता है ये शीशे के चूर्ण के साथ, जो कि उस फ्रिक्शन पैदा करता है। इसके बाद यह क्या करता है, थोड़ा सा जलने के बाद यह श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके क्या करता है, पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राई सल्फाइड जो है वह दहन प्रारंभ कर देता है, मतलब अपना जलना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार माचिस का जो विकास है हुआ आगे चल के। अब क्या देखते हैं हम कि सावधानी है, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। इस प्रकार ये सावधानी यानी कि आपके लिए, कुछ जो केयरलेस हो जाते हैं लोग उनके लिए है। कागज़ के 2 कप तैयार कीजिए, इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। अब क्या है कि दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। दोनों को क्या करना है, अलग अलग मोमबत्ती से इसको गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या देखते हैं, और जो देखते हैं वह आप अनुभव कीजिए उसमें। अब यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है उसके साथ कि आप जब कप को उबालते हैं और उसमें पहले से पानी भरा रहता है तो क्या होता है कि जब तक वो अपना मतलब एक ज्वलन ताप नहीं प्राप्त करता है तब तक क्या होता है कि उसमें आप पानी को उबाल सकते हैं, ठीक है। आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चलती रहती है, ठीक है। ऊष्मा क्या है, कागज के कप को दी जाने वाली जो हीट है वह चालन द्वारा चलती रहती है। मतलब कि चालन वहाँ होता है, जैसे आप कोई भी वस्तु गर्म करते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस को गर्म करते हैं, चाहे वो ठोस हो लिक्विड हो, तो इस तरीके से क्या होता है कि वह उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। वह हटता है, वो कण जो है वो हट जाता है, फिर वहाँ दूसरा कण आ जाता है। यानी कि गर्म होने के बाद क्या होता है कि पानी वो हल्का हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऊपर वो चला जाता है, हल्का होने के बाद उसका स्थान लेने के लिए ठंडा पानी आ जाता है। तो वह क्या करता है कि अपने ज्वलन ताप को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रक्रिया से चालन होते रहता है उसका, और पानी उसमें खौलता रहता है, यानी कि समान रूप से जब तक गर्म नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब यही हम देखते हैं कि कागज के जो कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चलती रहती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। वही मैं बता रहा था कि वह क्या करता है, ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है। जो उसका ज्वलन ताप है उसको वह प्राप्त नहीं कर पाता है, जिस कारण वह कागज जो है वो जलता नहीं है और उसमें उपस्थित पानी भी उसके साथ साथ खौलता रहता है। अब पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं वह क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि वह क्या कहलाएंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है। यह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम यानी कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी क्या कहलाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, ठीक है। वाई डू यू कंट्रोल फायर, इस तरीके से कैसे हम आग पर नियंत्रण करते हैं इसको देखते हैं। हम आग पर नियंत्रण कैसे करते हैं, जल क्या है भाई, अब पानी, यहाँ पे आग पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। अब क्या देखते हैं हम कि जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। उसका जो टेम्परेचर होता है वह ज्वलन ताप से कम हो जाता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उससे कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का जो फैलना है वह रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की जो आपूर्ति है बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। अब जब पानी उस पर डालते हैं तो उसका जो जल वाष्प है क्या होता है कि ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। जो ज्वलनशील पदार्थ है उसको घेर लेगा और बाहर से क्या होता है, उसका वायु से संपर्क जो है वो खत्म हो जाता है, और जैसे ही उसका ऑक्सीजन से संपर्क खत्म होता है आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 क्या होती है, आवश्यकताएं होती है। यह क्या है, क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं, यह भाई आवश्यकता क्या है उसकी आप सूची बना सकते हैं। यह है ईंधन, ठीक है। दूसरा है वायु, ठीक है। यह ऑक्सीजन जो वायु से ही ऑक्सीजन आप समझ सकते हैं। अब है ऊष्मा, ठीक है। ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, ठीक है। ऊष्मा क्या होता है, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। ये 3 चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं किसी भी चीज़ को जलने के लिए, ठीक है।
क्या क्या होती हैं? ईंधन और वायु, उसके बाद ऊष्मा, ठीक है, ताकि वह उस ज्वलन ताप को प्राप्त कर सके। अब इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो तीन हैं, इनमें से आप तीन में से अगर एक या दो को हटा दें तो आप आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। आग बुझाने वालों का कार्य वायु का प्रवाह काटना है, ठीक है। आग बुझाने वाले जो होते हैं वह वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होता है। इस तरह से वो क्या करते हैं? ईंधन का ताप कम कर देते हैं या ये दोनों करते हैं, वायु का प्रवाह काटते हैं या ईंधन का ताप कम करते हैं या इनमें से दोनों कर देते हैं, तो आग बुझ जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, ठीक है। अब पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो ईंधन है, ठीक है, वही फ्यूल है। तो आप उसे कैसे हटा सकते हैं? आप उसका क्या कर सकते हैं? संपर्क तोड़ सकते हैं, आप उसको पूरा पूरा नहीं हटा सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे आप आग पर काबू पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। यह क्या है? सबसे प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यह कब कार्य करता है? जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तु में आग लगी हो तो यह कार्य करता है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है, ठीक है, यानी उस पर आप पानी डालेंगे तो यह इससे क्या होगा? आग बुझाने वाले व्यक्ति को क्षति हो सकती है, यह चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। अब तेल और पेट्रोलियम में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है, ठीक है। उससे क्या होता है भाई? वो पानी से हल्की होती हैं और वह पानी के ऊपर आ जाएंगी और वो जलती ही रहेंगी, इसलिए आप उसमें भी पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः तेल क्या होता है? तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर चला आता है, जलता रहता है। अब विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अच्छा अग्निशमक है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह अच्छा अग्निशमन माना जाता है। इसके लिए, किसके लिए? तो पेट्रोल के लिए और जो विद्युत उपकरण है इनके लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह अच्छा अग्निशामक माना जाता है, वह इनको बुझा सकता है। अब ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, अब ऑक्सीजन से क्या होता है? भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इससे ऑक्सीजन से भारी है और यह क्या करता है? आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो क्या है? जब कभी अगर आपको आग लगती है विद्युत उपकरण में या पेट्रोलियम, इन सभी चीज़ों में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। अब इससे क्या होता है कि यह विद्युत उपकरणों को भी हानि नहीं पहुंचा पाती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में संपीड़नों में भरी जा सकती है, यह मतलब सिलेंडर में भरी जा सकती है, ठीक है। यह क्या होता है कि उच्च दाब पर यह क्या होती है? द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। अब क्या होता है कि LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जा सकती है? तो यह होता है कि सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। क्या होता है? जब इससे आप छोड़ेंगे, सिलेंडर से बाहर निकालेंगे, तो यह क्या होंगी? फैल जाती हैं और बहुत अधिक ठंड हो जाती हैं। अतः यह न केवल आग को चारों ओर घेर लेती हैं बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ला देती है। यह क्या करती है? ना सिर्फ ईंधन को भाई चारों तरफ से घेर के ऑक्सीजन से संपर्क ही उसका खत्म करती है, उसका टेम्परेचर भी वह नीचे ला देती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। क्या है? अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, ठीक है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है, या पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में आप छिड़काव करेंगे तो उससे भी ये उत्पन्न होती है, ठीक है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती हैं, ठीक है। कार्बन, आप ये याद रखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग जो सोडा होता है या पोटेशियम कार्बोनेट जो होता है, इसके पाउडर को आप छिड़केंगे तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यह आग को बुझा सकती है। अब हम देखते हैं कि दहन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्ब्यूशन। अब देखते हैं कि दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं और भाई कैसे दहन का
किस तरह से कैसे दहन तीव्र हो जाता है, क्या होता है, ये सभी आप देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है। भाई जब गैस स्टोव की घुंडी यानी कि नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए, आप क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इससे क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। यह जो दहन है वह तीव्र दहन है, यानी कि रैपिड कंबुशन है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। यह क्या होता है कि कमरे के ताप पर ये पुनः फिर अपने आप जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है। यह क्या कहलाता है, स्वतः दहन कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कंबुशन कहलाता है। ठीक है, यह स्पॉन्टेनियस कंबुशन कहलाता है। अब हम क्या देखते हैं कि कोयले की खान में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। यह पता है हम लोगों को कि जब कोयले की खान में धूल उड़ती है, धूल जो होती है कोयले की, इससे क्या होता है, स्वतः दहन हो जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई आग लगने के बाद खतरनाक अग्निकांड होता है। जंगल के स्वतः अग्निकांड भी कभी कभी गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश की बिजली गिरने से भी ऐसा हो जाता है। परंतु जंगल में आग का अधिकतर जो ये कारण है वह मनुष्य का लापरवाही होता है। ठीक है, मनुष्य की लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जंगल में आग लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं, तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना आवश्यक, अपना अवश्य याद रखना चाहिए कि इस तरीके से भाई आग को हटा दिया जाए। अब क्या है कि जब हम, ये सभी दहन के प्रकार हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, दहन के प्रकार हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है। जब हम पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है और इससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। अभिक्रिया में गैस जो है बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार के अभिक्रिया विस्फोट कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह विस्फोट कहलाती है। जब पटाखे को आप जलाएंगे तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने लगती है। इसमें से क्या होता है कि ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है, यानी कि एक्सप्लोशन कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ज्वाला क्या है। ठीक है, ज्वाला देखते हैं। अब यह बात है कि ज्वाला का संचार क्या होता है, ज्वाला क्या होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पे दी गई उदाहरण के द्वारा। ठीक है। अब इस तरह हम देखते हैं कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ज्वाला क्या कह सकते हैं कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होती है वे ज्वाला का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, ठीक है, और पिघली हुई जो मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का जो कोयला वाष्पित नहीं होता उसे कोई ज्वाला नहीं देता है। ठीक है, जो वाष्पित मतलब होता है वही ज्वाला हमें दे सकता है, वरना ज्वाला हमें नहीं मिल सकते। अब मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग, इनको आप क्या, इनके बीच में फ़र्क होता है, और यह देखते हैं कि जो भी मतलब वाष्पित होंगे ना वही आपका ज्वाला के रूप में जलेंगे। अब मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और जो बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं हैं, मतलब किसमें इसमें क्या क्या विभिन्नता होती है, क्या क्या विविधता होती है, इनको दिखाया गया है। जिनमें आप देखेंगे कि वाष्पन हो रहा है वह क्या करेंगे, अच्छे लौ को देंगे, अच्छे ज्वाला को देंगे। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं क्या करते हैं, वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ ऊपर उठते हैं। ठीक है, और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला इसमें नहीं मिलता है। आपको कोई इसमें आपको ज्वाला नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यह ज्वाला नहीं देता। यह इस प्रकार हम देखते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, इसका विभिन्न एरिया होता है। अब सबसे कम गर्म भाग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म भाग है इसमें, यह मोमबत्ती हो गया आपका, ये पूरा ये मोमबत्ती हो गया। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि मोमबत्ती। अब इसका अलग अलग पार्ट है। ठीक है, कि इसमें कैसे आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग भाग है। यह सबसे गर्म भाग है, जो ऊपर का भाग है सबसे गर्म भाग है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो कि नीला हो जाता है, इस प्रकार से हॉटेस्ट पार्ट है ये।
और आप इसमें देखेंगे कि सबसे कम गर्म पार्ट है जो सबसे नीचे का होता है, और इसके बाद आंशिक दहन वाला भाग, इसमें आंशिक दहन सबको आप बारीकी से देख सकते हैं कि आंशिक दहन वाला भाग मध्य का जो कि पीला होता है, और ये जो है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो कि काला होता है। ठीक है, इस प्रकार से सबका अलग अपना अपना स्वरूप है, और किधर ज्वाला ज़्यादा मतलब गर्म होता है, पार्ट ज़्यादा, कौन सा पार्ट कम गर्म होता है, सारा कुछ आपको यहाँ पे मोमबत्ती के दहन के द्वारा दिखा दिया गया है, इस ज्वाला के माध्यम से, इस फ्लेम के माध्यम से। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ईंधन क्या है। ईंधन क्या है, तो चलिए देखते हैं। याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कोयला, ये सभी क्या है कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, यानी कि जब हम फ्यूल पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि पेट्रोल, ये सारे ऊष्मा देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं, ये पदार्थ ही ईंधन है। ठीक है, क्या है कि याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित जो ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, लकड़ी, काष्ठ, कोयला और पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, यही फ्यूल कहलाते हैं। अब क्या देखते हैं कि अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो। अच्छा ईंधन क्या होता है, जो सहजता से अवेलेबल होता है। और क्या करते हैं, इसको सावधानी से आप इसको जलाएंगे, सुगमता से यह जल जाता है। यह एक प्रकार से आदर्श ईंधन का आपका उदाहरण है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं हैं। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर पर सुगमतापूर्वक जलता है, और यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। आप इसको मतलब ये कह सकते हैं कि आइडियल फ्यूल ऐसा अभी तक नहीं है जिसको आप मान सकें। ठीक है, संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आइडियल ईंधन माना जा सके। अब हम देखते हैं कि आइडियल ईंधन भाई कोई है ही नहीं। अब ईंधन दक्षता, ठीक है, ईंधन का दक्षता मतलब इसका क्या आप इससे जो पाते हैं वह कितना कुछ अच्छा होता है या कितना दक्ष होता है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ईंधन, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, ठीक है, जब आप ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। उसका क्या कहलाती है, ऊष्मीय मान कहलाती है, यानी कि जो उसका कैलोरीफिक वैल्यू है वह कहलाती है। अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी ईंधन जब 1 ग्राम ईंधन को जलाया जाता है, ठीक है, किसी ईंधन के 1 ग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यह हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम जितनी ईंधन को जलाया जाता है और उसका जब पूर्ण दहन कराया जाता है और उससे जो हमें कैलोरी प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मीय मान कहलाती है। जो उससे ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है वही हमें ऊष्मीय मान उस ईंधन की कह सकते हैं। अब देखते हैं कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि KJ पर kg के तौर पर, इसका मतलब मात्रक है ये, और इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, यह इसका सिंबल है। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हम क्या देखते हैं कि किसका कितना होता है, कौन कितना दक्ष है और कितना वो उसका जो किलो जूल पर केजी है यानी कि किलो जूल पर किलोग्राम है वह होता है उसका ऊष्मीय मान। तो गोबर के उपले यानी कि गोबर का जो उपला है उसका होता है 6000 से 8000, ठीक है, लकड़ी का 17000 से 22000, फिर कोयले का 25000 से 33000, ये सभी इसका किलो जूल पर किलोग्राम में वैल्यू है। ठीक है, अब पेट्रोल का क्या होता है 45000, मिट्टी के तेल का 45000, डीजल का 45000, मीथेन का 50000 और CNG का भी 50000। ठीक है, मीथेन का, CNG का, इन सब का 50000 होता है। LPG का है 55000। ठीक है, जो CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसका 55000, LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका 55000, जो जैव ईंधन है उसका कितना है 35000 से 40000। अब हाइड्रोजन है, ये इसका है लगभग 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, इन सभी में सबसे अच्छा ईंधन मान सकते हैं। यानी कि एक जब किलोग्राम हाइड्रोजन को आप पूर्ण दहन कराएंगे तो उससे हमें इतना किलो जूल पर किलोग्राम क्या है इसका मिलेगा ईंधन का। यही दक्षता, यही पैमाना है दक्षता का। ठीक है, यह ऊष्मीय मान जितना देगा वह उतना ही क्या है, दक्ष है, उतना ही अच्छा ईंधन है, उतना ही आदर्श ईंधन की तरफ उसका फुलफिल करेगा उस वैल्यू को। अब हम क्या देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी आदर्श ईंधन के रूप में परिभाषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ईंधन नहीं है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे कि उसको हम क्या बोल सकें, एक आदर्श ईंधन बोल सकें।
अब हम देखते हैं कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन के दहन से क्या प्राप्त होते हैं? हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अब कोयले, जो लकड़ी, कोयले और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये सभी बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है? आपको दमा जैसा श्वसन रोग उत्पन्न हो सकता है इसके जलन के बाद जो यह कार्बन कण छोड़ता है उससे। अब क्या देखते हैं दूसरा, कि इन ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो ये पूरा दहन इनका नहीं हो पाता, यानी कि अपूर्ण दहन है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अक्सर आप देखे होंगे, सुने होंगे कि अंगीठी जला करके वो क्या करते हैं, कोई अगर अपना कमरा बंद करके सो जाता है, उस टाइम यही स्थिति उत्पन्न होती है कि उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और दम घुटने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सोए सोए, और उसको पता भी नहीं चलता। अब क्या देखते हैं कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा संभवतः जो उष्णन है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का यह कारण बनती है। वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होता है? यही ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनता है, कारण बनता है। चौथे नंबर पे, ठीक है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इससे क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इससे बहुत ज़्यादा मतलब दम घुटता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोलियम है उनको जलाने से क्या होता है? पेट्रोल के जो इंजन है उनको वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब इससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। यही एसिड रेन है, ठीक है, ये इन्हीं से एसिड रेन बनता है। यानी आप जब देखते हैं कि, इसको मैं फिर से दोहरा देता हूं, कि कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू संक्षारक गैस है। अब इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं, यानी कि पेट्रोल से जो चलने वाली गाड़ियां होती हैं, वह नाइट्रोजन गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। अब सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर हमें कहाँ से मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड कोयला और डीजल के दहन से। और नाइट्रोजन के आपको ऑक्साइड मिल जाते हैं यहाँ से, जो पेट्रोल के इंजन वाले गाड़ी हैं वहाँ से। इससे क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन, ये इनके ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल में घुल करके ये क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये क्या होते हैं? फसल के लिए, मिट्टी के लिए, इन सभी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी से मतलब बहुत कम हानि है, लेकिन है इससे भी हानि है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ बॉक्स में, कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है, यानी कि यही ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। जब पृथ्वी के वातावरण के ताप में वृद्धि हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। जो ग्लेशियर्स हैं वह पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि अभी ऐसे बहुत से द्वीप हैं जिनको जलमग्न होने का यह अनुमान लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 2050 तक उसके कुछ हिस्से जो हैं वो जल में चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि जल में डूब जाएगा इंडोनेशिया का जकार्ता कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद। अब हम क्या देखते हैं इसका निष्कर्ष इस पूरे चैप्टर का, तो इसमें हम देखते हैं कि जो पदार्थ वायु में जलते हैं वह दाह्य कहलाते हैं, ठीक है, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। अब दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हम ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ता जाता हूँ। अब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका जो कंबुस्टेबल सब्सटेंसेस हैं उनका जो ज्वलन ताप है वह बहुत कम होता है। अब हम क्या देखते हैं कि आग उत्पन्न करने हेतु
आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग जो उत्पन्न करने वाले फैक्टर हैं उनमें से आप एक या एक से अधिक को हटा लें तो उन पर आप नियंत्रण पा सकते हैं। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है और विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोशन। अब क्या देखते हैं कि ज्वाला के भी तीन प्रकार हैं। ज्वाला के भी तीन प्रकार हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र, जो आप मोमबत्ती के लौ में देख चुके हैं, जो कुछ कम ज्वलनशील है, कुछ की ज्वाला और कुछ कम हॉट, मतलब गर्मी उष्मा उसमें कम है, कुछ में बहुत ज़्यादा है। इस तरह से उस क्षेत्र को बांटा गया है। ज्वाला के भी तीन क्षेत्र हैं, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। आदर्श ईंधन क्या होता है? आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य, मतलब वो सुगमता से जा सके। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को दूषित करते हों। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ईंधन की जो दक्षता है, दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन की दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है। अब क्या देखते हैं कि वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। वायु में जो जलते नहीं हैं कार्बन कण, वो खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं, यानी कि सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ईंधन के पूर्ण दहन से विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन का जब अपूर्ण दहन होगा, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है। अब कोयले देख सकते हैं कि कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों और मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। ये क्या होती हैं? फसल और मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा जो चैप्टर है वह ख़त्म हो चुका है और हम लोग ये देखें इसमें कि दहन क्या है, ज्वाला क्या है और किस तरह से यह अलग अलग इसका प्रकार है। ज्वाला के भी तीन प्रकार हैं। ठीक है। और इस तरह से दहन के भी तीन प्रकार हैं। ज्वाला के तीन प्रकार, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन। इसका तीव्र, स्वतः और विस्फोट। इस प्रकार से इन सब का अलग अलग अपना प्रकार है। सबको हमने बारीकी से देखा। फिर विभिन्न ईंधन का ऊष्मीय मान, ये जो आप ऊष्मीय मान देख रहे हैं ये याद करने वाली चीज़ है। इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करके याद करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।